Ma'am, how social media is affecting this hearing and speech disability? 0 to 24 months, like till 2 years, that should be a zero screen time. क्या इससे बच्चों में स्पीच डिलेज आ रहे हैं? Yes, 100%. Child is addicted to the any kind of screen, and because of that they are having a lot of issues. They have a communication issues, they have a socialization issue. Yes, the child is not coming to the normal world. And ma'am, what are the tips and procedure अगर पेरेंट्स को उनके बच्चों की स्पीच इम्प्रूव करनी है तो? पर डे में अराउंड 1600 वर्ड्स का लैंग्वेज स्टिमुलेशन एक बच्चे को देना है सुबह से शाम तक में इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. मैम, लेकिन फिर भी लोगों को एक हिचकिचाहट होती है, तो वो हिचकिचाहट क्यों होती है आज भी लोगों को स्पीच थेरेपिस्ट के पास आने के लिए? क्रिटिकल एज पीरियड करके एक चीज़ होती है कि 3 to 5 ईयर का एज जो है ना उसमें हमारा स्पीच लैंग्वेज जो है वो बूम लेता है. हर आवाज के पीछे एक पहचान होती है और हर शब्द के पीछे एक कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब बोलना मुश्किल हो जाए और सुनना धुंधला हो जाए तो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, पूरी जिंदगी अफेक्ट हो जाती है। आज हम बात करेंगे उन स्ट्रगल्स पर जो लोग समझ ही नहीं पाते। वेलकम डॉक्टर गरिमा दीक्षित मैम, अ स्पीच थेरेपिस्ट। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हाय. हाय राहुल. सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि व्हाट इज अ स्पीच थेरेपिस्ट? एक्चुअली इफ आई विल से व्हेन यू विल से स्पीच थेरेपिस्ट वो राइट है बट इन अ लेमन टर्म. अगर आप मेरे को पूछोगे एज ए प्रोफेशनल तो ये है ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. सो अगर आप हमारा अंडर ग्रेजुएशन डिग्री देखेंगे ना दैट इज बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी. When I did my undergraduation, then I did my post graduation. तो उस टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इट वाज MASLP, सो मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी. बट नाउअडेज इफ यू सी तो बैचलर्स करने के बाद देर आर टू ब्रांचेस लाइक यू वांट टू गो इन ऑडियोलॉजी और यू वांट टू गो इन अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी. सो अगर आप मेरे को पूछोगे कि स्पीच थेरेपिस्ट, नो, नॉट अ स्पीच थेरेपिस्ट, इट्स स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. सो वहाँ पे अगर आप मेरे को पूछोगे स्पीच के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो जो भी मेरे आर्टिकुलेटर्स हैं लाइक मेरी टंग है, टीथ है, मेरा जॉ है, पैलेट है, बैक पार्ट ऑफ द टंग है, इससे जो भी हवा टकरा के साउंड्स प्रोड्यूस करती है, साउंड्स का मतलब जिसको आप लोग लेमन टर्म में कॉन्सोनेंट्स या वॉवल समझते हैं, और इसको फिर जब हम कंबाइन करते हैं और वर्ड्स में बनाते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करते एक रूल के साथ हम फ्रेजेस बनाते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, उस चीज़ को एक्चुअली हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि हम उसको प्रोसेस भी करते हैं. सो वन थिंग इज स्पीच, अदर वन इज लैंग्वेज, एंड अदर वन इज ऑडियोलॉजी. सो ऑडियोलॉजी इज रिलेटेड टू योर हियरिंग. तो हियरिंग डिसऑर्डर्स जितने भी हो गए, उनके टेस्टिंग्स जितने भी हो गए, दैट कम्स अंडर ऑडियोलॉजी. एंड स्पीच में अगर आप समझें तो ऑल द साउंड्स, जो भी साउंड्स है उस पे जो हम काम कर रहे हैं, एंड लैंग्वेज जो भी रूल बेस्ड है इन द सेंस जिसमें मैं जैसे अभी आपको बोल रही हूँ आप समझ रहे हो, आप बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ, दैट इज एक्चुअली लैंग्वेज. सो जहाँ पे हम हियरिंग, स्पीच और लैंग्वेज के कंबाइंड डिसऑर्डर्स को जो डील कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या फिर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. मैम, पहले स्पीच थेरेपी को लेके और इन टर्म्स को लेके अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। अभी नई-नई चीज़ें आ रही है और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए। और आज भी कई लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत होती है या उनके बच्चों के साथ होती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि उनको कहाँ जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। तो इस चीज़ को आपने एनकाउंटर किया होगा कि लोग आपके पास बहुत सालों बाद आते हैं कि हमको कोई राइट पर्सन नहीं मिल रहा था। तो ऐसा कोई केस बताइए आप? राहुल, ये तो मतलब अभी तक भी आई मीन आई थिंक मेरे को खुद को ही ये फील्ड में अगर मैं बोलूँ अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अगर मेरे काम का एक्सपीरियंस आप देखते हैं तो 13-14 साल काम का एक्सपीरियंस हो गया. एंड यू वोंट इमेजिन, यस दिस हैपेंस कि
अगर आप बच्चों के केस में देखें या आप एडल्ट के केसेस में देखें, ये तो हमारे साथ रेगुलरली हो रहा है कि जब एक क्रिटिकल एज पीरियड निकल गया, जो मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट का पीरियड था, वो निकल गया, उसके बाद पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। सो येस, तब भी ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन दोज़ थिंग्स, वी वर्क ऑन दोज़ थिंग्स। बट अगर हमें बहुत अर्ली अ, मतलब अगर कोई बच्चे मिलते हैं या कोई एडल्ट्स मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। हुँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत कॉमन सी बेसिक चीज़ बता रही हूँ। एक सिंपल चीज़ है, एक हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट। आप अगर डेटा चेक करने जाएँगे तो दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डिसेबिलिटी ऑफ इंडिया, और अराउंड 63 मिलियन पीपल आर लाइक इम्पैक्टेड विद दिस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी। बच्चे भी हैं, एडल्ट्स भी हैं। मैम क्या ओल्डर जनरेशन्स के मुकाबले जो अभी न्यू जनरेशन आई है, वो ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही है इससे? माइट बी, अभी अगर आप देखोगे इट्स नॉट ओनली अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट, पर यस, डिसेबिलिटी अगर आप देखोगे तो डिसेबिलिटी का ग्राफ एकदम से बढ़ रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स हो गए या वो सारी चीजें एकदम से, मतलब अगर आप देखोगे तो हर चीज में वो ग्राफ इंक्रीज हुआ है। सो सेम विद द डिसेबिलिटी ऑल्सो। बट यस, हाँ, मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज डूइंग माय अंडर ग्रेजुएशन, तो केसेस वाज वेरी वेरी लिमिटेड इन दोज़ थिंग्स। बट अगर अभी आप देखोगे तो शायद हमारे पास बहुत बूम है, लाइक इन एवरी एस्पेक्ट। लाइक अगर आप बच्चे बोलो, आप एडल्ट्स बोलो, इवन या अगर आप जीरियाट्रिक पॉपुलेशन बोलो तो वो भी है। माइट भी आप ये भी कह सकते हो कि अवेयरनेस बढ़ी है। सो द पीपल आर एनकाउंटरिंग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। जैसे मैं आपसे हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कर रही थी, तो पहले ज़माने में, जैसे अभी आप इंदौर में भी देखोगे ना, कई जगह पे न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग जैसी एक पार्ट है, वो चालू की है बहुत सारे। सो और वो आप कर पाते हो अगर बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट पैदा हुआ है, 2-3 दिन बाद आप वो हियरिंग स्क्रीनिंग कर पाते हो। मैम एक और मेरे को डाउट था कि जब बच्चा वूम्ब में होता है, तो क्या तब भी स्क्रीनिंग से ये पता किया जा सकता है कि ही इज़ डिसेबल विद द हियरिंग एंड स्पीकिंग और नॉट? देखिए, आई कैन नॉट से कि एकदम व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द वूम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट येस, देयर आर सम ऑफ द रिसर्चेस व्हिच सेज कि अगर आपने वूम के ऊपर से कुछ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स दिए हैं, तो चाइल्ड वाज़ रिस्पोंडिंग फॉर दोज़ थिंग्स, क्योंकि 3 मंथ्स में ये बोलते हैं कि आपकी ऑलमोस्ट हियरिंग जो है वो पूरी डेवलप हो जाती है। लेकिन यस, अगर अभी तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि भई आप हाई रिस्क पे हो, आपका बच्चा हाई रिस्क पे है, नहीं है, हमको उससे कुछ लेना-देना नहीं है। जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि दीज़ डिसेबिलिटीज़ आर लिंक्ड विद द जेनेटिक इश्यूज़ ऑल्सो। तो भई जभी भी आपका बच्चा पैदा हो रहा है, आप एक छोटा-सा टेस्ट होता है व्हिच इज़ यू कैन टेक अप एनी टाइम, 2-3 दिन बाद आप ले लें। इवन व्हेन माय चाइल्ड बोर्न लाइक शौर्या जब हुए, तब मैंने विदिन 3 डेज़ हमने उनका हियरिंग स्क्रीनिंग कराया। एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, आपको कान में डालना है, सिंपल उससे स्क्रीनिंग होती है और आपको पता चल जाता है कि वेदर योर चाइल्ड इज़ हैविंग हियरिंग लॉस और नॉट। एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस डिसेबिलिटी इज दैट कि रियली अगर आपने ऑन टाइम इस चीज को आइडेंटिफाई किया है, तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, either the child is using hearing aids हुँ। or cochlear implants, they are going for that, जिस भी क्राइटेरिया में they are fitting। तो अगर आप वो देखते हैं ना, तो बच्चा कैन बी इन द इन आवर सोसाइटी एज ए, जिसको बोलते हैं ना कि नॉर्मल आपके जैसे मेरे जैसे, दे कैन बी डूइंग अ कम्युनिकेशन लाइक यू एंड मी, एंड दे विल बी इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। सो दैट इज वन ऑफ द डिसेबिलिटी विच आई फील इट कि उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा है, और उनके रिजल्ट्स विद this hearing screening, your hearing aids or cochlear implant gives a wonderful results. So even same with the adults. I see if some adults are actually suffering from the hearing loss, they shouldn't be avoiding ENTs or audiologists. हुँ। They should be immediately going and taking up some of the action for that particular thing. कि उनके losses कितने हैं. There are lovely devices available uh, in the clinics of the audiology. मैम कैन यू नेम सम?
They're like Phonak, Siemens. There are good quality of hearing aids, and good quality I will not say. जैसे अभी what is your need? Like for ये example, हियरिंग एड्स का काम क्या होता है? मेनली हियरिंग एड्स का काम ये होता है, जो पुराने टाइम के जो हियरिंग एड्स हुआ करते थे ना, उनका काम हुआ करता था कि जो भी मेरे एनवायरनमेंट में साउंड है, वो आपके हियरिंग एड कलेक्ट करेंगे और उसकी लाउडनेस इंक्रीज़ करेंगे। और जो अभी आप बोलेंगे ना डिजिटल हियरिंग एड, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट वाज़ द डिफरेंस बिटवीन योर फोनेक फ़ोन नहीं क्या होता था, वो नोकिया फ़ोन एंड योर आईफ़ोन। देयर आर डिफरेंसेस, येस और नो। इवन सबके पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंसेस है, सबके सुनने में डिफरेंसेस है, बहुत सारे फीचर्स हैं। सो सेम वे विद द डिजिटल हियरिंग एड्स, इफ यू टॉक अबाउट, इतने चैनल्स हैं एंड लाइक इतने प्यारी हियरिंग एड्स आने लग गए हैं कि जो भी आपकी नीड है ना, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उस नीड्स को एडजस्ट करके यू कैन यूज दोस हियरिंग एड्स। एंड देयर आर different kinds of hearing aids are available. Like if your loss is at the basic level, तो आपके जो इनर अंदर दिखने बिना दिखने वाले हियरिंग एड्स आर आल्सो अवेलेबल। वो भी आप आपके कान में यूज कर सकते हैं, जो दिखता नहीं है, हुँ। पीछे है, छोटे बहुत मिनिमम छोटे वाले। अभी तो इतने लोग ब्लूटूथ और ये सारी चीजें यूज करते हैं, पर फिर भी आप देखिएगा हियरिंग एड्स के लिए पीपल आर नॉट रेडी। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स अ वंडरफुल थिंग। आप पूरा वर्ल्ड को एज इट इज सुन सकते हैं। मैम, हाउ सोशल मीडिया इज़ अफेक्टिंग दिस हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी? I will say, mm, yes, speech and language disabilities too are increasing because of screen time. I will not say about the social media, but yes, about the screen time. अगर आप मेरे को बोलोगे कि अमेरिकन जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है ना, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली हुई हैं कि 0 to 24 months, like till 2 years, हुँ। that should be a zero screen time. क्या इससे बच्चों में स्पीच डिलेज़ आ रहे हैं? Yes, 100%, 100%, 100%. Like last 2 years, I did 2 thesis into that. So अगर आप देखेंगे, आपने एक एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टर्म सुना होगा, हुँ। वर्चुअल ऑटिज्म came up, and मैम, व्हाट in इज़ वर्चुअल ऑटिज़्म? virtual autism, like the child is addicted to the any kind of screen, and because of that they are having a lot of issues like attention, hyperactivity, speech delays or speech language delays, you can say. Then they have a communication issues, they have a socialization issues. मैम, ये लॉन्ग टर्म में फिर बहुत अफ़ेक्ट करता होगा। Yes, the child is not coming to the normal world. They are okay with their screens. They are not okay for the communication. They are believing in a one-way communication. They are not they are not doing two-way process. जिसको communication is actually a two-way. Like आप और मैं जैसे बैठ के कर रहे हैं ना, मैं जो बोल रही हूँ वो आप प्रोसेस भी कर रहे हो, हुँ। यस और नो, और फिर आप मुझे आंसर कर रहे हो। सो वो चीज़ कंप्लीटली ज़ीरो हो जा रही है व्हेन द चाइल्ड इज़ सिटिंग for the screen time, and that is directly impacting their cognitive linguistic skills. और जब आप cognitive linguistic skills की बात करते हैं, तो that is highly न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जहाँ पे मेरा लैंग्वेज प्रोसेस करता है, मेरा ब्रेन इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व जब मैं लैंग्वेज प्रोसेस कर रही हूँ। और समवेयर और द अदर अगर आप देखते हैं, तो मेरी कॉग्निटिव स्किल्स भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये जो मैं बोल रही हूँ वो प्रोसेस करना हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ होती है कि मुझे ये समझना है कि मुझे किससे कैसे बात करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता है एक यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है। हर तरीके से आई कैन नॉट टॉक टू यू, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। और मैं सोशलाइज़ नहीं करूँगी, या मेरा आपके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, या अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हाउ द कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल? लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हो रहा है। डज़ बाइलिंगुअल एनवायरनमेंट कन्फ्यूज़ चाइल्ड? आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, अगर आप मेरे से बात करोगे ना, तो नॉर्मल डेवलपमेंट में जब आप मेरे से बात करते हो, तो दैट इज एक्चुअली बूस्टिंग आवर ब्रेन। बाइलिंगुअलिज्म इज लाइक यूजिंग टू लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। लाइक उस पेरेंट्स की लैंग्वेज अलग है, स्कूल में अलग चल रही है।
नहीं, आई थिंक इट इज़ नॉट गोना इम्पैक्ट। अगर नॉर्मल बच्चा है, कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट डेफ़िनिटली अगर आप एट द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी मेरे को पूछेंगे, तो येस, अगर हमें एक लैंग्वेज पे कमांड कराना है, तो डेफ़िनिटली हमको उस पे काम करने की रिक्वायरमेंट है। और हम पॉसिबली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव इन इंदौर, तो भई मेरे को पता है कि मेरा बेसिक कम्युनिकेशन नीड्स जो रहेगा वो हिंदी पे रहेगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरी मेट से बात करनी है, मुझे घर में किसी से बात करनी है, मुझे इवन स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, एक पीयर ग्रुप की बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे ज़रूर हम फ़ोकस करेंगे कि यार ठीक है, अब मैं जब उनके स्पीच लैंग्वेज सेशंस ले रही हूँ, तो आइदर आई टेक इन हिंदी और इंग्लिश, जो भी उनका बेस लैंग्वेज है। एक सिखाने के लिए तो मुझे एक मैं लैंग्वेज पे डेफिनिटली आई विल बी वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। बट अगर आपको कोई दूसरे लैंग्वेज का स्टिमुलेशन भी मिल रहा है, तो उससे ऐसा नहीं होगा कि वो कोई आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मतलब मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो एट अ टाइम मल्टीलिंगुअलिज्म में बड़े हो रहे हैं, एंड दे आर लर्निंग अराउंड 3, 4, 5 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। सो दिस इज फ्रेंडली। दिस इज एक्चुअली विल बी बूस्टिंग योर ब्रेन एक्टिविटीज। एंड मैम व्हाट आर द टिप्स एंड प्रोसीजर अगर पेरेंट्स को उनके बच्चों की स्पीच इम्प्रूव करनी है तो? अच्छा, लिसन, सबसे पहले तो ना मैं एक चीज़ आपको एक 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 बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको किस टाइप का लैंग्वेज स्टिमुलेशन होना चाहिए फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड और फॉर एनी काइंड ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, ठीक है? सो अगर आप मेरे को पूछोगे, सो दिस वाज़ एक गैल्ड वेल करके एक ऑथर हैं, उनका एक स्टडी है, जिसमें उन्होंने एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि किस लेवल का लैंग्वेज स्टिमुलेशन हमको देना है एक बच्चे को, या नॉर्मल लैंग्वेज स्टिमुलेशन क्या होना चाहिए। मैम एक फ्रीक्वेंसी भी होती होगी। फ्रीक्वेंसी आई विल नॉट से, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि पर डे में 1600 वर्ड्स का पर डे में इतना लैंग्वेज स्टिमुलेशन होना चाहिए इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल पर डे में आपको पर डे में अराउंड 1600 वर्ड्स का लैंग्वेज स्टिमुलेशन एक बच्चे को देना है सुबह से शाम तक में, इन अ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप 1600 बार पेन बोलोगे, हुँ। तो वो बच्चा ऐसे पेन 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 बोला तो नहीं होने वाला है। पेन को इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि देखो टेबल पे पेन रखा हुआ है, आप लेकर के आओगे पेन? पापा के पास रेड पेन है। सो ये अगर आपका इस लेवल का स्टिमुलेशन होगा, और जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं 40,000 आवर्स इन अ ईयर आपका होना चाहिए रेस्पेक्टिवली फॉर द रीडिंग बुक्स। मतलब इतना आप सुनाओगे बच्चे को, एंड टिल 4 इयर्स इट शुड बी। एंड इट इज़ पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। आपको और मेरे को मिला है। देन ओनली वी आर सो गुड इनटू इट, नो? हम हमारे लैंग्वेजेस में इतना अच्छा कर रहे हैं, इस लेवल के लैंग्वेज स्टिमुलेशन हमको मिले हैं एक्चुअली, तभी हमारा लैंग्वेज पे उतना अच्छा कमांड है ना, अदरवाइज नहीं होगा ना। सो अगर आप ये मेरे को बोलोगे इस लेवल का लैंग्वेज स्टिमुलेशन चाहिए हमको फॉर द नॉर्मल किड, सो आप इमेजिन करो अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, सो दिस ऑथर सेज कि ये जो लैंग्वेज स्टिमुलेशन है दिस शुड गो 3 टाइम्स मोर विद द डिसेबल्ड चाइल्ड। अब चाहे इट कैन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट कैन बी हियरिंग इम्पेयर्ड, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, जिसको हमको लैंग्वेज स्टिमुलेशन इस लेवल पे खींच के लेकर जाना है। मैम स्कूल सिस्टम स्पीच को और ये जो एबिलिटीज़ होती है, जैसे एक स्पीच एबिलिटी हो गई, तो स्कूल इन इश्यूज़ को कैसे मिसअंडरस्टूड कर रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर? Actually, I tell you, I will not say only schools are ignoring this. Like for example, जब आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो immediately अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हो ना, तो दे गो टू पीडियाट्रिशियन। Yes or no? They will be regularly going to the pediatricians for their vaccinations, for their regular checkups and everywhere. So अगर आप देखोगे 5 साल तक बच्चा is with the pediatrician. So somewhere or the other at that level also this is getting missed. अगर sometimes parents are also complaining कि see my child is not speaking, my child is not speaking. So they say wait, wait, wait. But I feel it कि अगर
2 इयर्स तक भी आपका बच्चा नहीं बोल रहा है ना, तो then उनको एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। immediately they should meet or they should take a consultancy from any speech language pathologist who is RCI licensed, so that at least they can figure it out कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। हुँ, मतलब it is related to which sense, like related to your hearing, related to your brain, or it is a environmental issue, because nowadays मैंने जैसे आपको बोला किस लेवल का लैंग्वेज स्टिमुलेशन हमको चाहिए है, और हमारे पास तो बच्चे के साथ बोलने के लिए ही कोई नहीं है। मैम लेकिन फिर भी लोगों को एक हिचकिचाहट होती है, तो वो हिचकिचाहट क्यों होती है आज भी लोगों को स्पीच थेरेपिस्ट के पास आने के लिए? आई थिंक मैं बोलूँ ना, अगर आप बच्चों के केस में देखेंगे ना, तो जनरली एवरी पेरेंट थिंक्स इट कि वो बोलेगा, वो करेगा, वो कर लेंगे, हो जाएगा। बट अगर आप मेरे को पूछोगे तो एक क्रिटिकल एज पीरियड करके एक चीज़ होती है, हुँ, जिसमें अराउंड अगर आप देखोगे कि 3 टू 5 ईयर का एज जो है ना, उसमें हमारा स्पीच लैंग्वेज जो है वो बूम लेता है। बूम इन द सेंस कि ऐसा बूम कि पहले 2 साल तक मेरा बच्चे के पास 50 वर्ड्स की वोकैब्युलरी थी, और सडनली 5वें साल तक आते-आते ना मेरा बच्चा हर टाइप का कन्वर्सेशन करता है, जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वो आपको भी बुद्धू बना देगा, वो स्टोरीज़ बनाने लगेगा, ही विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। 5 साल तक में उनका ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ल स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑलमोस्ट एक गुड लेवल पे आ जाता है, एंड ऐसा नहीं है, क्रिटिकल पीरियड एज गोज़ टू टिल 10, बट जो 5 साल तक का एज है, इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स। और मैम मिडल एज में आते-आते स्पीच और जो सुनने की एबिलिटी होती है, वो ऐसा होता है कि ज़्यादा सुनेंगे तो फिर सर दुखने लग जाएगा या कम बोलना पसंद करते हैं, तो फिर ये चेंज कहाँ से आता है? नहीं, दिस इज़ समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मतलब ऐसे कोई चेंजेस हमारे पास नहीं है, नहीं आते हैं। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और सम साइकियाट्रिक इश्यूज़, आई टेल यू, कि ऐसा कुछ नहीं है कि येस, लाउड साउंड्स कैन क्रिएट इरिटेशन इन योर बिहेवियर्स, बट नहीं बोलेंगे, ये सारी चीज़ें समथिंग वेरी डिफरेंट, व्हिच इज़ नॉट फिर मैम रिलेटेड टू स्पीच ये इन हियरिंग। स्पीच डिसेबिलिटी मिडल एज पर क्या अफ़ेक्ट करती है? लाइक आई टेल यू, वहाँ पे बहुत अलग-अलग डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स है। जैसे जिसको मैं कैसे आपको बोलूँ कि मेरे वोकल कॉर्ड्स में कोई इरिटेशन हो गई है, और मेरी वॉइस क्वालिटी में कुछ खराबी आई है। जैसे मेरे वोकल कॉर्ड्स में नोड्यूल आ गए, पॉलिप आ गए ड्यू टू सम रीज़न, तो एक वॉइस डिसऑर्डर्स का डेवलपमेंट है, कभी-कभी मिड एजेस में होगा। तो येस, इट इम्पैक्ट्स देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर किसी का प्रोफेशन ही वही है कंटिन्यूअसली बोलना या बात करना, और उसकी आवाज़ खराब हो जाएगी, तो डेफिनिटली उसको प्रॉब्लम्स आएँगे। आएँगे या नहीं आएँगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगा। अ, अभी मैम थोड़ी देर पहले जब अपनी थोड़ी बात हो रही थी, तब आपने एक बहुत अच्छी टर्म बताई थी, वो स्टक हो गई है माइंड में, कि जो एसिडिटी होती है, वो भी आपके स्पीच पर अफ़ेक्ट करती है। येस, अगर आप बोलेंगे एक टर्म होती है गर्ड करके, लैरिंजियल रिफ्लक्स हम लोग जिसको बोलते हैं। सो रिसेंटली लास्ट ईयर ओनली वी डिड वन रिसर्च, एंड उसमें ऐसे था कि हमने जिन पेशेंट्स को रिफ्लक्स हो रहे थे, लैरिंजियल रिफ्लक्स हो रहे थे, उनके हम लोगों ने देखा कि they were actually their voice were getting impacted because of that. So voice quality बोलेंगे हम उसको, voice quality was getting impacted. And when we actually analyze them, these patients को हम लोगों ने analyze किया, तो yes, their voice quality was impacted badly. So अगर they will be coming to the proper to the speech language pathologist, so we can do a proper assessment, and we can actually plan for their therapy. So this kind of patients are also we are seeing to improve their voice qualities. ओल्डर एजेस में उनको कब रियलाइज़ेशन होता है और उनको कब आना चाहिए एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास? आई विल से जैसे कि एक एक हाँ, डिसऑर्डर है डिमेंशिया, मतलब उसको बहुत ही अंडररेट किया हुआ है कि अगर किसी को डिमेंशिया हो रहा है, अल्ज़ाइमर्स की प्रॉब्लम्स है, या क्या होता अगर है इसमें? सुनाई देना बंद हो जाता है? नहीं, हियरिंग लॉस है। हियरिंग लॉस में आप देखेंगे कि एजिंग इज़ अ प्रोसेस, येस और नो? सो जैसे-जैसे एजिंग होता है, हमको ये बात मालूम है कि मेरे
पूरे जो भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे-धीरे करके डिटोरिएट हो रहे हैं फिज़ियोलॉजिकली। सो इवन मेरे ब्रेन के फंक्शंस जो है, मैं जैसे जिसको हम भूलने की बीमारी बोलते हैं, भूल रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि मेरी हियरिंग भी डिटोरिएट अगर हो रही है, अगर अभी देखना हियरिंग का डायरेक्ट लिंक है फ्रॉम माय ब्रेन। तो अगर मैं बहुत लंबे समय से कम सुन रहा हूँ, तो इवन माय ब्रेन विल लूज़ टू परसीव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सिग्नल्स हाँ, आएँगे। जब हम बहुत लेट किसी पेशेंट को जिनको बहुत लंबा ड्यूरेशन गैप हो गया और जब हम उनको हियरिंग एड्स देते हैं ना, तो वो पता है क्या बोलते हैं हमको कि आवाज़ तो आ रही है मैडम, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब। डिड यू गेट द पॉइंट? तो मेरे इवन जो स्पीच परसेप्शन को पिक करने का पावर है, वो भी मैंने लूज़ कर दिया है। सो येस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सीनियर सिटीज़न है जिनको बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं, जो याद नहीं रख पा रहे हैं, जिनको सुनाई कम आ रहा है, और सिंपल चीज़ है, अगर वो अपने टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप बार-बार उनको रिपीट करने बोल रहे हो। मोस्टली मैम लोगों को ना कोई भी चीज़ अब ज़्यादा आवाज़ पर सुनने की आदत हो गई है। नॉट रियली, लाइक टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा देना सबको चेक या कराने लाउड साउंड में करना। पर सबको चेक कराने की ज़रूरत है देन, अगर ऐसा हो रहा है, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट द राइट थिंग कि आप बहुत लाउड चीज़ों में परसिस्ट कर रहे हैं। अगर सीरियसली इफ इट इज़ लाइक दैट, दे शुड गो फॉर ऑडियोलॉजिकल चेकअप्स। वो आपको ईज़िली बताएँगे कि आपके कान में कितने डीबी पे आप सुन पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल डीबी देखेंगे तो 20-25 डीबी में हमको प्रॉपरली दोनों कानों से बहुत अच्छे सुनाई आता है। तो अगर इससे आपका डीबी नीचे जाते हैं लाइक 40, 45, 50 जो भी जा रहा है, 60, इवन 120 तक भी बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। तो अगर वैसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो और आपको लग रहा है कि सच में कोई बहुत लाउड सुन रहा है, तो डेफिनिटली दे शुड विज़िट टू द ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज मैम पैथोलॉजिस्ट। एक बहुत हाई डेसिबल का साउंड जो परमानेंट हियरिंग लॉस करता है, वो जैसे ही कान में एंटर करता है तो वो कैसे अफ़ेक्ट करता है? देखिए, कैसे होता है ना, एक नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस करके एक चीज़ होती है। और अगर आप देखेंगे, जैसे आई डोंट नो, यू विल बी पोर्ट्रेटिंग दैट क्वेश्चन लेटर, कि कोई पर्सन है हु इज़ रेगुलरली यूजिंग द ईयरफ़ोन्स, एंड अगर उनका जो 85 डीबी पे वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक, या 85 डीबी अब रेगुलरली अगर वो चीज़ों को सुन रहे हैं और उसको रेगुलरली वो अपने कान पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे कान में आउटर हेयर सेल्स एंड इनर हेयर सेल्स, इवन हमारी ऑडिटरी नर्व को डैमेज करता है, एंड दिस गिव्स अ परमानेंट हियरिंग लॉस। ये सब इरिवर्सिबल है, मतलब कि रिवर्स नहीं होगा। यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी और यू हैव टू गो फॉर द हियरिंग एड्स। तो ये एक्चुअली बहुत डैमेजिंग है। अगर आपका बहुत लाउड साउंड्स पे भी वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपका एक्चुअली कान बहुत सेंसिटिव है। मतलब आप समझो, अगर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग ऑन 35-40 डीबी पे हुँ, से भी कम में शायद हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये 60 भी जाता है, 60, 85 प्लस इज़ द गाइडलाइंस व्हिच सेज कि अगर आप 85 और 85 अबव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम आप अपने कानों पे यूज़ करते हैं, तो दैट इम्पैक्ट्स बैडली। मतलब आपका कान का पर्दा भी फट सकता है, अंदर की जो चीज़ें हैं उनको भी परमानेंटली डैमेज होते हैं। जो हेयर सेल्स का मैंने बोला है, दे डोंट रीग्रो। अगर वो रियली आपके डैमेज होते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली अ परमानेंट हियरिंग लॉस फॉर यू। मतलब अगर परमानेंट हियरिंग लॉस एक बार हो गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा नो, सकता है। इट्स नॉट रिवर्सिबल। मैम ऐसी कोई डिसेबिलिटी है जो आज के टाइम में अब रिवर्स हो जाती है? Again, I'll tell you, इज़ देयर एनी मिरेकल? we will not say कि रिवर्स हो जाती है, बट मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी है कि आई स्टिल फील कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में अगर हम प्रॉपर हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट को रियली यूज़ करते हैं और हमें वो राइट एज में मिल जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी डिसेबिलिटी को ना बहुत लोअर कर देती है वो चीज़। मैंने बोला ना, यू कैन बी द पर्सन हू विल बी इन द नॉर्मल वर्ल्ड, हुँ, इट्स लाइक दैट। मैम हाउ कॉकलियर इम्प्लांट इज़ अ गेम चेंजिंग थिंग?
आई टोल्ड यू कैसे होता है ना कि मैंने आपको बोला लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया जिसका डे 2 और डे 3 में हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया एज एन ऑडियोलॉजिस्ट कि भाई इनको बायलैटरल हियरिंग लॉस है सीवियर टू प्रोफाउंड। तो अभी हम उसके लिए एक और फाइनल टेस्टिंग होती है जिसको हम लोग बेरा बोलते हैं और उसके बाद हम वो टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद वी क्लैरिफाइड कि भैया इनको हुँ, लॉस है, फाइनल लॉस है। फाइनल लॉस के बाद ना अगर आप मेरे को बोलोगे तो जो वो सर्जरी है दैट सर्जरी वी हैव टू प्लान विद द ईएनटी डॉक्टर्स एंड देयर आर वेरी स्पेशलाइज्ड ईएनटी डॉक्टर्स फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरी। तो वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं और सर्जरी परफॉर्म करने के बाद वहाँ पे इनको डिवाइस दे दिया जाता है। वहीं ड्यूरिंग दैट सर्जरी ऑडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, जब अंदर डिवाइस डालते हैं तो चेक करते हैं वेदर द डिवाइस इज़ वर्किंग और नॉट। वो डिवाइस डलने के बाद इमीडिएटली डलने के बाद करीबन अ, अराउंड 1 एंड अ हाफ ईयर 2 इयर्स तक उनका एक एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक थेरेपी होती है दैट इज़ ऑडिटरी वोबल थेरेपी। सो अगर क्योंकि देखिए बच्चा तो जब वूम में था 3 मंथ से उन्होंने कोई आवाज़ें सुनी नहीं है। जैसे आपने भी पुराने ज़माने में कहावत सुनी होगी, कुछ बोलो मत बच्चा भी सुन रहा होगा। इवन द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज़ इन वूम बोलते हैं ना कुछ गलत नहीं बोलना, सब अच्छा-अच्छा बोलो बच्चा अब सुनने लग की कहानी है बहुत ना? फ़ेमस ये है। बहुत फेमस है। सो दैट इज़ वन थिंग कि अब इन्होंने नहीं सुना है, अगर ये बाय बर्थ कॉन्जेनाइटली अगर ये हियरिंग लॉस था, तो इन्होंने तब से नहीं सुना है। सो दैट 6 मंथ्स का पीरियड और आने के बाद भी जितना टाइम इनका वेस्ट हुआ 4 मंथ्स, 5 मंथ्स जैसे अर्लीएस्ट अगर आप बोलोगे तो अभी 3 मंथ्स और 4 मंथ्स में भी सर्जरीज़ हो रही हैं बच्चों की ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो भी दे आर ऑलमोस्ट 1 ईयर का डिले। हुँ, येस और नो? देयर इज़ 1 कितना? ईयर का डिले। तो वो 1 ईयर का डिले को कवर करने के लिए और इनको तो हमने आर्टिफ़िशियली डिवाइस दे दी है। हुँ, ये नेचुरली नहीं सुन रहे थे। तो इनके एक स्पेसिफिक मैंने जैसे बोला ऑडिटरी वोवल थेरेपी चालू होगी एंड 1 एंड अ हाफ इयर्स में दे विल स्टार्ट स्पीकिंग और अगर रियली इनको बहुत अच्छे थेरेपिस्ट मिलते हैं और सारा चीज़ अच्छा चलता है, तो बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जैसे आपके और मेरे बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं, दे विल बी लाइक द नॉर्मल किड्स एंड वहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। बाइलिंगुअलिज़्म है, मल्टीलिंगुअलिज़्म है, दे विल पिक अकॉर्डिंगली द uh, the way the environment will be there. So that will be the best thing which I have ever seen with any of the patients. और मैं आपको बता रही हूँ मुझे कभी भी अपने ना रोल पे इतना प्राउड नहीं होता था पहले मतलब मुझे लगता था हाँ ठीक है मैं आपको बता रही हूँ कई बार मेरे साथ ऐसे हुए कई पेरेंट्स ने ना दे कॉल्ड मी अप एट अराउंड रात को 12 बजे 1 बजे और उसकी मदर ने मुझे बोला मैम आपको पता है अर्श ने मुझे आज मम्मा बोला है। सो और मैं क्या सोचती थी यार ये क्या 12-1 बजे रात को मुझे कॉल करके बता रही कि इसके बच्चे ने आज मम्मा बोला है या जो भी बोला है। एंड यू वोंट इमेजिन राहुल मेरे को सबसे मैं उस चीज़ को कब कनेक्ट कर पाई व्हेन मेरे बच्चे ने बोलना शुरू किया। हुँ, हुँ। आई टेल यू वो खुशी मेरे को तब समझ में आया कि यस दिस इज़ कितना इम्पोर्टेंट है स्पीच लैंग्वेज फॉर एवरी पेरेंट। एग्ज़ैक्टली। मतलब तब आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली बोलते हैं ना प्राउडफुली कि आई एम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, आई एम ऑडियोलॉजिस्ट और उसको प्रमोट बहुत ज़्यादा करना शुरू किया। अदरवाइज़ आई वाज़ लाइक हाँ, ठीक ही है ना, एक रोल है जो आप कर रहे हो। एंड कुछ पेशेंट्स को करने के बाद रियली बोलते हैं जिनमें मिरेकली चेंज आया और जिसको आप बोलते हैं ना कि वो आपके लिए आई ओपनर्स थे आपके लिए क्योंकि आप भी अपने प्रैक्टिस में सीख रहे होते हो बहुत सारी चीज़ें और रिहैबिलिटेशन में ना राहुल आपको हमेशा वैसे पेशेंट्स मिलेंगे व्हिच इज़ लाइक जिनके पेरेंट्स जैसे आप किसी भी पेरेंट को बोलो कि आपके बच्चे को डिसेबिलिटी है, तो मतलब आप समझते हो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक होता है शॉक होता या इवन लेटर ऑन किसी को यंग में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हुई हैं या स्टटरर्स को आप मिलते हो बहुत काइंड ऑफ पेशेंट्स को जिनको आप देख रहे हो जैसे आप ऑटिज्म हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया। सो कभी भी आप इनको मिलोगे ना वो बहुत ही ज़्यादा लो फेज में होंगे जब ये डायग्नोसिस वगैरह सब हो रहा होगा। तो पहले मुझे लगता था आई डोंट नो कितना नो मैम यू शुड रियली प्राउड ऑफ इट या क्योंकि अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे के मुँह से मम्मी या पापा सुनना,
कितनी बड़ी बात होती है। Yes, even I was able to connect it after my son when he started speaking, and that was really a remarkable moment for us also. कि he responded, wow, it's so amazing. तो मैं उस चीज़ को ना मैंने तब कनेक्ट किया कि अच्छा लोग तब कॉल करके बताते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना एक्साइटमेंट वाली पॉइंट थी कि यार ही स्टार्टेड स्पीकिंग और शी स्टार्टेड स्पीकिंग। तो अब मुझे लगता है कि यस, दिस इज़ अ प्राउड थिंग, किसी को कम्युनिकेट कराना। मैम अक्सर मूवीज़ में देखा जाता है और रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी सुने जाते हैं कि कोई शॉक होता है या कोई ट्रॉमा होता है तो जिसके बाद जो है उनकी आवाज़ चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, दिस इज़ 2-3 टाइप्स ऑफ वर्जन्स आर देयर। आई थिंक दिस इज़ वेरी फंक्शनल आल्सो, मतलब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप जैसे हम लोग जब चेक करने जाते हैं, इसको हम लोग फंक्शनल वॉइस डिसऑर्डर्स बोलते हैं, मतलब कि फॉल्स डिसऑर्डर। आप जब उनके स्ट्रक्चर्स चेक करने जाएँगे अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल वोकल कॉर्ड्स, थ्रोट्स, पैलेट, ऑल आर्टिकुलेटर्स, इवन देयर ब्रीथिंग पैटर्न्स, everything will be fine. Everything will be fine. Only they are not speaking. So even द बेसिक, अगर आप उनको कफिंग करने बोलोगे ना, खाँसी करने बोलोगे, कुछ सॉलो करने बोलोगे, एवरीथिंग दे आर डूइंग। सो दिस इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। हुँ। उससे उनका वॉइस जो है वो चले गया। सो दे मोर need voice therapy for this particular thing, as well as this is a combined thing, so even psychologists will also be involved in this particular thing to come out with their particular trauma. मैम व्हाट आर द वार्म अप्स अ पर्सन शुड डू व्हेन ही इज़ अ गुड स्पीच ही इज़ गोइंग Like फॉर अ स्पीच? लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग कि अगर कोई प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स हैं, इवन आपके और मेरे जैसे लोगों को भी क्या करना चाहिए टू लाइक टू गेट रिस्टोर अ आवर और वेरी गुड नाइस वॉइस। स्पीच डिलीवरी। आई विल नॉट से स्पीच डिलीवरी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइस। हुँ। मतलब जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो फ़ोकस से वैसे। तो अगर उसमें अगर आप मेरे को बेसिकली बोलोगे, सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ हेल्प्स, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ दैट विल हेल्प, लाइक नोज़ से आप ब्रीथ कीजिए और नोज़ से आप एक्सहेल कीजिए। देन यू कैन हैव अ नोज़ से ब्रीथिंग, माउथ से एक्सहेल। देन द बेस्ट पार्ट इज़ द हाइड्रेशन, ये स्टडीज़ भी बहुत बोलती हैं। सो मुझे पता है बहुत सारे लोग इकट्ठा पानी भी पीते हैं, बट आई विल से कि आप एक बॉटल रखिए एंड कीप टेक सम सिप्स ऑफ वाटर हाइड्रेशन के लिए ना अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका थ्रोट बहुत इरिटेट हो रहा है, तो ओह! इसको जैसे हम लोग बहुत बार थ्रोट क्लियरिंग करते हैं, उसको अवॉइड करना है। उस ड्यूरेशन में यू कैन हैव अ सिप्स ऑफ वाटर हाइड्रेट करने के लिए। सो दीज कैन बी द बेसिक थिंग्स व्हिच एक्चुअली यू कैन डू इट वेरी सिंपली। एंड वन मोर थिंग, humming is the best thing which you can actually do to improve your वॉइस क्वालिटी। मैम व्हाट इज़ स्टैमरिंग? अगर आप मेरे को बोलोगे तो स्टैमरिंग एक लेमन टर्म है जिसको हम लोग हकलाना बोलते हैं। और अगर आप मेरे को पूछोगे तो स्टैमरिंग एक एक्चुअली प्योर स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें रेट, रिदम, इंटोनेशन, मेलोडी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आप देख रहे हैं हर चीज़ ऊपर नीचे जिस चीज़ पे स्ट्रेस देना है, वो हर चीज़ एक फ्लो में जा रही है। तो जहाँ पे ये फ्लो इंटरप्टेड होगा उस चीज़ को हम लोग स्टैमरिंग बोलते हैं। और येस, स्टैमरिंग के ट्रीटमेंट के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। सो अगर किसी को स्टैमरिंग है, इमीडिएटली आप नियर बाय आइडेंटिफाई करें, सर्च करें एंड मीट द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। दे कैन हेल्प यू आउट very nicely for this particular disorder ओके एंड to the हाउ इट child. कैन बी क्योर्ड? It can be cured with the speech therapy. Definitely, it can. We can take a help if there are different kinds of perspective to this. But yes, 100% speech language pathologists can help them to come out with their stuttering. Because I tell you very frankly, I did my thesis on stammering only. And you won't imagine, like I didn't do it on the child, my thesis was on adults. So वहाँ पे ना अगर आप देखते around 120 patients I had covered। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ मेरी थीसिस की क्या थी, हुँ।
all were males, only one girl was there. सारे जितने patients I was able to encounter ना, all were males, all young males were there. एंड उस टाइम ड्यूरेशन में ना मेरे को आपको पता है मेरे को तब पता चला कि माय गुडनेस स्टैमरिंग जो है वो इतना इम्पैक्ट कर रही है। सो मैंने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का मैम मेल्स में ही ज़्यादा क्यों और फीमेल्स में स्टैमरिंग कम क्यों? दिस इज there are different kinds of reasons again for this, but not any specific valid reason. They developed it because of suppressive environment might be. मेल्स में सप्रेसिव एनवायरनमेंट। They are like that, and they have developed it. There is no specific reasons for this particular thing कि why they have developed it. जैसे they said कि मतलब I mean they might be taking more stress, they are taking more negative attitudes, they are taking lot of many negative things might be, and they are not able to come out of that particular thing. So they have developed stuttering. So, but there is no specific particular reason for this particular. और मैम ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि जनरली फीमेल्स के मुकाबले मेल्स का किसी कम्युनिकेशन को लेके अडेप्टिवनेस जो होती है, कम्युनिकेशन हो गई, बिहेवियर हो गई या कुछ नया सीखना हो तो वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व्ड रहते हैं कि नहीं मुझे बेटर बनना है, बेटर बनना है। शायद इसीलिए भी स्टैमरिंग होती होगी उनको। आई डोंट नो, मतलब मैंने इस बारे में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरा ये नहीं है एरिया कि एकदम उस पे मैं फ़ोकस करके बताऊँ। पर मैं जो आपको बता रही थी ना कि इवन हम लोगों ने जब वो क्वालिटी चेक उनका करा ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ की जो पार्ट हमने चेक करी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ना थेरेपेटिक्स किया था, जिन्होंने असेसमेंट्स लिए थे, और आपको पता है उनकी स्टैमरिंग भी बहुत कम थी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ना स्टैमरिंग वाज पुटिंग अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। तो इवन वेरी माइल्ड और माइल्ड स्टटरिंग वाज आल्सो पुटिंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो स्टैमरिंग तब जाके मेरे को पता चला कि अगर इवन स्टैमरिंग बहुत कम भी है तो भी वो लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। मैम व्हाट आर द स्टेप्स टू स्पीक क्लियरली? लाइक फॉर एग्जांपल वन इज़ अ पोस्चर। अगर आप क्लैरिटी की बात करते हैं, माउथ ओपनिंग मतलब किसी भी तरीके से आपको आपके आर्टिकुलेटर्स को लाइक फॉर एग्जांपल डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप क्लोज माउथ करके बोलेंगे तो डेफिनिटली आपका स्पीच क्लियर नहीं होगा। आप टंग को रोल करेंगे, मम्बल करेंगे, फास्ट बोलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं ना जिसमें अ आपको स्पीच क्लैरिटी के लिए ध्यान रखना है। सो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आर्टिकुलेटर्स एंड योर ब्रीदिंग पैटर्न। हुँ। अगर आप प्रॉपर शोल्डर अपलिफ्ट करके प्रॉपर पोजीशन में बैठे हैं, आप प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आपके आर्टिकुलेटर्स को आप प्रॉपरली मूव कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आपके सारे साउंड्स प्रॉपरली प्रोड्यूस होंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्पीच डिसऑर्डर इन इंडिया? मिसअंडरस्टूड अगर आप मेरे को अभी बोलोगे एट प्रेजेंट, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लाइक वी टॉक्ड अबाउट वर्चुअल ऑटिज़्म। या मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट अगर आप देखोगे तो बिना सोचे समझे अभी मैं देख रही हूँ पीपल आर जस्ट डायग्नोसिंग ऑटिज्म एनी हाउ, लाइक ऑल एवरीवेयर इफ यूल सी ना, ऐसा लगता है जैसे ऑटिज्म की हवा चली हुई है। कहीं पे भी देखो, इवन द चाइल्ड इज लिटिल डिलेड और समथिंग एंड दे आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ हाइपर एक्टिविटी के साइंस, दे विल बी लेबल्ड एज ऑटिज्म। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और आप आपका बच्चा थोड़ा भी मतलब आई मीन आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर एक टॉडलर है तो उसका एनर्जी क्या होगा, और उसको हाइपर एक्टिव कब लेबल करना है। मतलब अगर आप देखते हो तो टॉडलर का अपने आप में एनर्जी बहुत हाई है। यस और नो, वी हैव टू मैच विद देम। यस और नो। सो बहुत आसानी से ना लोग एकदम से हाइपर एक्टिव करके उस बच्चों को लेबल कर देते हैं एंड दे विल से नहीं नहीं ऑटिज्म है, नहीं नहीं ऑटिज्म है। सो आई फील इट कि इट शुड बी प्रॉपरली properly diagnosed by the professional with all kind of checklist. There are different kind of checklist which are available
to label autism. So I request actually all the parents who are like going through and उनको बोल दिया गया है कि आपका बच्चा autism है और उसके बाद दे आर जगलिंग अप, सो प्लीज आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं ना तो आप एटलीस्ट ये पूछे कि लाइक आपने लेबल कैसे किया। जैसे अगर आप एक बेसलाइन देखेंगे ना राहुल, तो ये है कि 3 इयर्स तक आपको ऑटिज्म लेबल नहीं करना है। बट अभी हम देखते हैं ना 16 मंथ के बच्चे को भी लोगों ने ऑटिज्म लेबल करके भेजा हुआ है, 20 मंथ का बच्चा भी ले। यार अभी तो ही इज इन और शी इज इन डेवलपिंग फेज। और आई टेल यू, जैसे द वे आई वर्क द वे आई वर्क, आई डोंट नो हाउ पीपल वर्क, एंड वो कैसे 1 दिन में या 2 दिन के सेशंस में वो लोग बच्चे को लेबल कर देते हैं। जबकि पता है कोई भी बच्चा होगा, इवन नॉर्मल बच्चा भी होगा ना, तो दे विल नॉट बी कंफर्टेबल विद यू इन 1 or 2 सेशन। देयर विल बी वेरी रेयर टू रेयरेस्ट किड्स जो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे एक 2 सेशंस। तो एटलीस्ट आई विल से कि टेक सम टाइम टू लेबल एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, especially to the children, because they face a lot of problem after labeling. Schools nahi lenge, therapies are going on, they are not getting any time for anything. मैम, हाउ कॉन्फिडेंस इज अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ थिंग्स? Yes, it affects badly. अगर आप मेरे को पूछोगे तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बैडली इट इज अफेक्टेड, लाइक इवन 7-8 इयर्स के बच्चों के भी कॉन्फिडेंस में बहुत इम्पैक्ट आता है। तो मेरा एक और सजेशन है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का स्पीच क्लियर नहीं है, या आपके बच्चे को लग रहा है कि आपके बच्चे को हकलाने का प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो उन्हें किसी भी एक्सटर्नल बुली से बचाने से अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल कई सारे बच्चे होते हैं ना जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन, तोतलाना। आपको पता है दैट इज़ वन थिंग व्हिच कैन बी करेक्टेड 100%। आप पॉइंट समझे, अगर एक बार बच्चे को उन पूरे साउंड्स का प्लेसमेंट आ जाए और मिस आर्टिकुलेशन के साथ बच्चे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है दैट इज 100% करेक्टेबल थिंग कि हम उनके साउंड्स को प्रॉपरली करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को और ये बहुत अजीब-सा लगता है कि सिर्फ़ का नहीं बोल रहा है, का ही तो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ़ का ही तो, बट वो का जो है जब आप बोलने जाओगे, का को अगर मेरा बच्चा त प्रोनाउंस कर रहा है, तो तबूतर को तबूतर का खबूतर, आप समझे। एक टाइम तक ये अच्छा लगता है, जब वो 4 तक है, वो 3.5 तक है, दैट इज़ ओके। और आप इमेजिन करोगे राहुल, हर एक पर्टिकुलर साउंड का ना एज ग्रुप डिसाइडेड है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल क, ख, ग वाला जो लाइन है वो आपका 3 साढ़े 3 साल तक आ जाना चाहिए वो। और एक पर्टिकुलर 2 पर्टिकुलर साउंड्स हैं जिनके लिए हम लोग इवन 6 इयर्स तक वेट करते हैं, जैसे र, ज़, ये वाले जो साउंड हो गए उसके लिए सर। बाकी सारे साउंड्स टिल 5 तक योर चाइल्ड शुड कवर अप। और अगर नहीं कर रहे, अभी आपको बता रही हूँ, ये ऐसे बोल रहा है, ये सेम चीज़ जाएगा जो वो बोल रहा है, वो स्कूल में वो लिखना भी वही सीखेगा। क को त करेगा, ट को त करेगा, आप समझे? तो यहाँ से उनका एकेडमिक जर्नी जहाँ पे शुरू होता है ना, द पीपल विल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट कि ये क्या लिख दिया तुमने? कॉपी पूरा रेड हो गया, बोलने में भी का त कर रहे हैं। सो दिस एक्चुअली इस लेवल पे ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत रिड्यूस हो रहा है। सेकंड मैम, नंबर जो पे मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो ईशान को दिक्कत थी, वो ऐसी ही कुछ थी ना? ईशान का जो प्रॉब्लम था दैट इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आप बोलोगे ना दैट वाज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्योर स्पीच साउंड्स। वो मेरे सिर्फ आर्टिकुलेटर से रिलेटेड है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू माय ब्रेन। अभी क्या होगा, जब आप अभी जैसे एक आध साउंड आप गड़बड़ कर रहे हैं या साउंड्स को प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहे हैं, ये आपके आर्टिकुलेटर से ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिर एक प्रॉब्लम आती है मेरी फोनोलॉजिकल एरर या लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें प्रॉब्लम कैसे है, मैं इन साउंड्स को प्रॉपरली कंबाइन नहीं कर पा रहा हूँ और डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे बी और डी में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे साउंड्स हैं और इनको कंबाइन करके वर्ड्स बना के सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा हूँ। दैट इज़ रिलेटेड टू माय ब्रेन। सो माय हुँ। ब्रेन प्रोसेसिंग इज़ आल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड। हुँ। वहाँ पे विल से कि दिस इज़ अ लर्निंग डिसिप्लिन। मैम, जैसे अपन ने स्पीच थेरेपी के बारे में भी काफ़ी बात करी, तो ऐसा कोई पेशेंट रहा है जो आपके लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग पेशेंट रहा हो और बहुत मेमोरेबल रहा हो, जिसका केस बहुत क्रिटिकल था? और ये भी बताइए कि कैसे टाइप के पेशेंट्स को स्पीच थेरेपी की नीड होती है? एक्चुअली हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि मेरा एक फेवरेट टू फेवरेट पेशेंट कौन-सा था। सो देयर वाज़ अ वन यंग गाय, उनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ था, एक्सीडेंट हुई थी उनकी।
और उसके बाद सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह हुए, वो यहाँ से दिल्ली चले गए एंड ही वाज़ द स्टूडेंट इन अ मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वो थे। और दिल्ली जाके उनका वहाँ सारा ट्रीटमेंट हुआ, मेदांता वगैरह में। ट्रीटमेंट होने के बाद एक्चुअली वो जब उठे तो उनके पेरेंट्स को एक्चुअली ये फ़ील था कि सारी चीज़ें उनका ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। बट जब वो उठे सो स्पीच लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो पूरा ज़ीरो हो गया था। लैंग्वेज वाज़ ज़ीरो, कुछ भी नहीं था, मतलब हेड नोट पे थे। तो वो वापस आए थे यहाँ पे अपना वाइंड अप करने के लिए कि वो यहाँ से चले जाएँगे। देयर इज़ नो ऑप्शन, उनको अपना एमबीबीएस ड्रॉप करना पड़ेगा। बट समवेयर और द अदर दे गॉट एन इन्फॉर्मेशन कि ठीक है, एक स्पीच थेरेपिस्ट है, आप उनको मिलिए एंड लेट्स सी अगर कुछ हो सकता है। इवन वो लोग थोड़े से डिसहार्टन ही थे क्योंकि दे वर टेकिंग स्पीच लैंग्वेज थेरेपी इन मेदांता ऑलरेडी इन दिल्ली। तो उनको ज़्यादा होप्स नहीं थी। पर उनको किसी ने बोला था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जाके मिल लेते हैं एक बारी। सो व्हेन दे केम, वी डिस्कस्ड, वी डिड द असेसमेंट, एवरीथिंग वी डिड इट। तो जब मैंने वो बच्चे की तरफ देखा ना, सो आई डोंट नो, आई गेट द स्पार्क कि यार बहुत कुछ एकदम यंग है एंड सब कुछ चले गया है एंड उनको ड्रॉप करना, उनको इतना समझ में आ रहा था कि उनको ड्रॉप नहीं करना, उनका ये एमबीबीएस लिया भी वाज अ डिफिकल्ट थिंग। तो उन्होंने नहीं मन था, तो देन वी डिस्कस्ड विद हर मदर कि मैम अगर इश्यूज नहीं है, आप रुक पाएंगे क्या 1 ईयर, तो वैसे भी आप कुछ नहीं करने वाले वहां जाके भी। देन शी सेड यस, विल स्टे एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिम। सो बोलते ना पूरा बहुत सेशंस, मॉर्निंग सेशंस, इवनिंग सेशंस चल रहे थे उनके रेगुलरली एंड यू वोंट इमेजिन, उन्होंने अपना पूरा हेड नोट से ना उन्होंने अपना उनका हैंडेडनेस चेंज किया, राइट हैंड से वो लेफ्ट हैंड पे आए। सो इट वाज नॉट ओनली माय कंट्रीब्यूशन बट अ होल रिहैबिलिटेशन टीम वाज वर्किंग विद हिम। बट यस, मेरे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग वाज ऑन माय हेड। मतलब आप समझो लेटर आइडेंटिफिकेशन से हमने स्टार्ट किया था और आंसर शीट्स लिखना। सो उन्होंने अपना एमबीबीएस निकाला। तभी भी बहुत सारे लोगों ने बोला पैरेंट कॉलेज था शायद इसलिए एमबीबीएस निकल गया, एवरीबॉडी वाज हैविंग एक बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। हुँ। तो उन्होंने अपना एमबीबीएस निकाला। बट फिर उसके बाद उन्होंने नीट की तैयारी करी एंड उन्होंने पीजी क्रैक किया एंड ही टुक द पीजी का सीट इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज इन एमपी। सो दैट वाज वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग। अभी भी समय अदर वो अटकते हैं तो कॉल करके ही आस्क कि मैम ऐसे हुआ फ्लुएंसी में, ये वाला प्रॉब्लम हुआ। कुछ अभी भी थोड़े बहुत फ्लुएंसी में इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ 100% यू कैन नॉट से कि ये वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट हैं। सो उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग था एंड आई विल से कि उसमें बहुत बड़ा रोल उनके पेरेंट्स तो डेफिनिटली प्ले करते हैं, ऑल थेरेपिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तो डेफिनिटली वी वर्कड सो हार्ड फॉर हिम कि उनका लाइफ चेंज होता है एंड रियली दैट हैपेंड। ओके। मैम कैन वी से दैट चाइल्ड एज में बात करें, तो कौन-सी बीमारियों की वजह से आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? एक्चुअली मैं बोलूँ अगर आप बच्चे के लिए बात करते हैं ना तो ऑटिज़्म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिलेड वाले जितने भी बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी वेयर योर चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू स्पीक टिल एज 2, जहाँ पे भी मेरा बच्चा 2 साल तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, आपको दैट इज़ अ हाई रिस्क एंड इमीडिएटली यू शुड मीट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। सो 2 इयर्स इज़ द I will say from my side that is a deadline. You should meet speech language pathologist. मैम मिडिल एज में कब एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? If if you are not really confident in speaking, आपको किसी टाइप के हेजिटेशंस है, आपको स्टैमरिंग है, आपकी वॉइस क्वालिटी इम्पैक्टेड है, आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, आपके साउंड्स क्लियर नहीं है, आपकी फ्लुएंसी क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ में खरखराहट है, आपकी आवाज़ पतली है, आपकी आवाज़ मोटी है, उन सब चीज़ों के लिए आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। एंड इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू विथ एनी काइंड ऑफ कैंसर जहाँ पे आपकी थ्रोट, टंग, पैलेट ऐसी किसी भी चीज़ की सर्जरी हुई है एंड यू आर रिगेनिंग एंड योर स्पीच इज़ नॉट क्लियर, इमीडिएटली यू शुड मीट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस है, योर स्पीच लैंग्वेज इज़ नॉट क्लियर, यू शुड मीट।
मैम ओल्ड एज में स्पीच थेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए? ओल्ड एज में अगर आपका हियरिंग प्रॉपर नहीं है, आप सुन प्रॉपर नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूल रहे हैं, आपकी स्पीच क्लैरिटी एकदम से डिटोरिएट हो गई है, आपको निकलने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेफिनिटली यू शुड मीट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। How government is helping in speech and audible devices? I will say directly they are not helping in the speech disorders, but yes, they have some kind of yojanas like Nirmaya Yojana. And for hearing impairment, yes, there are 2-3 एक्ट्स जिनमें वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे एक एडेप स्कीम करके के एडेप स्कीम है। देन अगर आप एमपी में देखोगे तो ये मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना चलती है। फॉर दैट दे आर एक्चुअली हेल्पिंग हियरिंग इम्पेयर्ड किड्स। उनके सर्जरी, उनके 1 ईयर का थेरेपी का खर्चा भी गवर्नमेंट इज़ गिविंग देम। सो दैट इज़ वन थिंग। Is speech therapist costly? आई विल से नो बिकॉज़ जितने सेशंस वो प्रोवाइड करते हैं, जितना मेहनत आपके साथ करते हैं, अ दे आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई पेशेंट्स आए हैं एंड आई विल टेल यू इट रियली टेक्स टाइम टू आइडेंटिफाई। अगर कोई बच्चा आया है ना तो आपको एक दिन में नहीं समझ में आ जाएगा कि भाई इनका स्पीच एंड लैंग्वेज किस चीज़ पे डिले कर रहा है। इवन यू नीड टू वेरीफाई विद द पेरेंट्स, यू नीड टू सी द एनवायरनमेंट, यू नीड टू सी द न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट। यू एक्चुअली हैव टू अगर आज आप मेरे को बोलोगे ना स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, तो भाई स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट तब से शुरू हो जाता है जब से बच्चा आँखें खोल रहा है या जो भी चीज़ें कर रहा है। तो मेरे को लगता है दैट इज़ वेरी नॉमिनल। अगर कोई आपको आधा घंटा से 40 मिनट दे रहा है एक सेशन, Hmm. तो एंड दे आर एक्चुअली गिविंग यू अ राइट एडवाइस, तो Hmm. दैट इज़ वर्थ स्पेंडिंग ऑन। एंड अगर आप मेरे से एक और चीज़ पूछोगे ना, कम्युनिकेशन इज़ वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो अगर एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट पे थोड़ा-सा खर्चा भी करेंगे टू रूल आउट द थिंग्स, इट विल बी वो वेरी लाइफटाइम हेल्प करेगा। येस, इट इज़ गोना बी अ वेरी गुड। मैम हाउ मच अ स्पीच थेरेपिस्ट अर्न? Nowadays, so they are earning very good, very, very good. Like, basic monthly, if you'll say, तो 82 lakh is a very common thing which even young freshers are earning. Hmm. And audiologist की अगर आप बात करते हैं, so they are far faster than us. They are earning very good. They are also earning very good. But range is this way only. 80 to 1 lakh is Ma'am, are hearing aids costly? yes, definitely. They are costly. मतलब इवन मैंने जैसे आपको बोला ना अभी हमने कॉक्लियर इम्प्लांट्स की बात करी थी। सो कॉक्लियर इम्प्लांट्स आर आल्सो कॉस्टली। मतलब एक कान का भी बहुत महँगे हैं। एड्स जो हैं वो दे गोज़ अप टू लाइक लैक्स। Hmm. एंड इवन सेम द हियरिंग एड डिवाइसेस आल्सो। बट येस मिनिमल के भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। Thank you so much, ma'am, for being here and awareing us about speech therapy and how voice is very important at every stage in our life. बोलना सिर्फ आवाज नहीं, आइडेंटिटी है। सुनना सिर्फ साउंड नहीं, कनेक्शन है। अगर कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है तो एक्शन जरूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। बने रहिए हमारे साथ फॉर सच मोर इंसाइटफुल कंटेंट।